दोस्तों कैसे हो सभी। स्वागत आप सभी का नई वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री। ठीक है, 2 चैप्टर हमने कवर कर चुका पिछले क्लासेस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये तीसरा चैप्टर, इसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या नाम है? एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। ये इसका पहला पार्ट है। इसके बाद इससे आगे क्लास हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास की शुरुआत करेंगे बेहतरीन से लाइन के साथ। ये लाइन डेडिकेटेड करता हूँ सरकारी नौकरी को, जिसको पाने के लिए आज भारत का हर एक युवा परेशान है, मतलब अपनी जवानी ऐसे बिता दे रहा है। ठीक है, उसको पाने के लिए फॉर्म भरता है, तैयारी करता है, फेल होता है, फिर से फॉर्म भरता है, फिर से। तो डेडिकेटेड है इस सरकारी नौकरी को। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा कि तेरी मोहब्बत मोहब्बत में भी ना जाने कितने फसाने हैं, कि तेरी मोहब्बत मोहब्बत में ना जाने कितने फसाने हैं, बार बार ठुकराया तुमने मुझको बेशरम, फिर भी हम तेरे दीवाने हैं। तो कोई बात नहीं, ये बेशर्मी तब तक चलती रहेगी जब तक तुम मिल नहीं जाओगी। ठीक है, इस सबको बोलना सरकारी नौकरी से। ठीक है, जब तक हासिल नहीं कर लेना तब तक हार नहीं मानना, लगे रहना। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या? एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। देखिए, सबसे पहले चीज, अगर आप परमाणु और अणु में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, एटम और मॉलिक्यूल नहीं पता आपको, एलिमेंट नहीं समझ पा रहे, कंपाउंड नहीं समझ पा रहे, तो केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एटम क्या होता है। तो सबसे पहले एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक है, हमारे देश के, मतलब जैसे आज के टाइम हमारे देश में क्या हुआ, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट जो लोग पहले डिस्कवर कर दिए थे उसको उतना वजूद नहीं दिया गया। तो ये जो ब्रिटिश लोग थे, मतलब या फिर एंशिएंट, इन लोग को ज्यादा अहमियत दिया गया। ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले थे हमारे देश के एक महान थे, क्या बोलते हैं, दार्शनिक। ठीक है, इंडियन फिलोसफर, जिनका नाम था महर्षि कनाड। क्या नाम था? महर्षि कनाड। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने बताया अगर किसी पदार्थ को हम लोग तोड़ते 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 ऐसे मात्रा में तोड़ते चले जाएं कि अब उसको और छोटे यूनिट में तोड़ नहीं सकते, तो जो सबसे छोटा यूनिट था उसको उन्होंने क्या बोला? परमाणु बोला। क्या बोला? परमाणु। और ये महर्षि कनाड ने, महर्षि कनाड के बाद एक आते हैं, ठीक है, कत्यायन, जिसका नाम था पकड़ू कत्यायन। मतलब थोड़ा सा नाम अजीब सा है, तो देख लीजिएगा आप लोग। कत्यायन, ये भी यही चीज बताते हैं, लेकिन ये इंडियन, मतलब ये फिलोसफी के आधार पर बताते हैं, मतलब दार्शनिक के आधार पर, मतलब ऐसे बोल दिया गया। ठीक है, जैसे फिलोसफर लोग होते हैं ना, कुछ कुछ बोल देते हैं, ऐसे उन्होंने बोला, मतलब कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। उसके बाद परमाणु को, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? परमाणु शब्द बोला। ठीक है, अब इस परमाणु को एटम किसने बोल दिया? जो एंशिएंट ग्रीक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, डेमोक्रिटस और लूसिपस, दोनों नाम ध्यान रखना, डेमोक्रिटस और लूसिपस। इन्होंने उसी परमाणु को क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। इस एटम को इन्होंने अर्थ बताया कि एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, अविभाज्य, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन्होंने ये बोला, परमाणु क्या बोला? एटम। किसने बोला? डेमोक्रिटस और लूसिपस ने। लेकिन ये कोई साइंटिफिक आधार पे नहीं था, कोई वैज्ञानिक आधार पे नहीं था, मतलब प्रयोग नहीं किया गया था। ऐसे दार्शनिक लोग ऐसे जैसे बोल नहीं देते हैं, ऐसा बोल दिया गया था। तो उसके बाद जो साइंटिफिक आइडिया है कि एटम के बारे में, कि एटम होता क्या, जैसे इन्होंने बोल दिया तो साइंटिस्ट लोग के दिमाग में खटक गया कि हाँ सच में ऐसा तो कुछ होता होगा। तो कुछ साइंटिफिक आइडिया लोगों ने आया, कैसे कैसे, मतलब एटम के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया, हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे और आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटोइन लेवोसियर, ठीक है, एवी लेवोसियर, इंग्लिश में लवासियर लिखा रहता है और हिंदी में लवाजियर लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो एंटोइन लेवोसियर ने केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ नियम बताए। उन्होंने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल कॉम्बिनेशन होता कैसे, एटम कैसे एक दूसरे से कंबाइन करते, कैसे मिलते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया, जिसे क्या बोला गया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का नियम। केमिकल कॉम्बिनेशन को किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट लोगों ने दिया था। ठीक है, एक थे हमारे एंटोइन लेवोसियर और एक थे जोसेफ प्राउस्ट। ध्यान रखना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम। किसने दिया था? 2 साइंटिस्ट लोग, एवी लेवोसियर और प्राउस्ट ने। अब इन्होंने जो 2 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है ना तो खत्म होता है। इसका मतलब मास ना तो बनेगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है, ना तो नष्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई रिएक्शन, इधर x प्लस वाई, ये रिएक्टेंट है, जो पार्टिसिपेट करते रिएक्शन उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लीजिए 10 ग्राम अगर इधर से, मतलब ये 10 ग्राम x है और 10 ग्राम y है, ठीक है, अगर ये 10-10 ग्राम मिलके बनेगा तो हमारे पास 20 ग्राम का रिएक्टेंट हो गया। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो भी 20 ग्राम होना चाहिए इस नियम के हिसाब से। तो इधर भी क्या रहता है? 20 ग्राम है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एक्स है और वाई 10-10 ग्राम मिला है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना ये भी क्या होगा? हमारा 20 ग्राम। इसका कॉपर सल्फेट का मतलब एक्सपेरिमेंट दिया है करने के लिए एनसीईआरटी में, तो आपको डिस्क्रिप्शन तो लिखना नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में जो तत्व होते हैं उनका जो मास होता है फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल ले लें,
वाटर कंपाउंड उसका मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर्मूला H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हम लोग मास ले, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। इसको काटेंगे 1:8। अब दुनिया के किसी भी ब्रह्मांड के कहीं भी पानी ले आएंगे, समुद्र का पानी, नाली का पानी, कहीं से भी पानी ले आए, उसमें जो उसका जो प्रोपोर्शन रहने वाला है, ठीक है, अनुपात रहने वाला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 ही रहने वाला है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो किसी कंपाउंड में तत्व हमेशा एक फिक्स मास मतलब निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होंगे, यही क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसको दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब सबसे पहली बार, जैसे मान लीजिए सब मतलब ये सब जो दार्शनिक आधार पे इन्होंने बोल दिया, ठीक है, कोई केमिकल मतलब कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, लेकिन सबसे पहले किन्होंने बताया, जॉन डाल्टन ने। किसने बताया था, जॉन डाल्टन, मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, जॉन डाल्टन। अगर पूछेगा एटम की खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन। फादर ऑफ एटम किसे बोला जाता है, जॉन डाल्टन को बोला जाता है। तो डाल्टन ने जब इसका खोज किया था, तो एटम के बारे में इन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिए थे कि हाँ एटम ऐसा होता है, ठीक है। तो जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, परमाणु का सिद्धांत। ये कब दिया था, 1808 में दिया था। और इस परमाणु सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला था कि जितने पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कण के बने होते हैं, मतलब जितने भी पदार्थ है एटम, तो सही बात है, जितने मैटर्स है या पदार्थ है, टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे इन्होंने क्या बोला, एटम बोला। क्या बोला, एटम बोला। अब इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, विवेचना मतलब अपनी कुछ थ्योरी दी, कुछ मेन पॉइंट दिए, ठीक है, कि मतलब एटम के बारे में उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई। तो सबसे पहला इनका जो थ्योरी था एटम इंडिविजुअल होते हैं। मतलब एटम क्या होता है, इंडिविजुअल। एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते, विभाज्य नहीं कर सकते, जो इनका सबसे पहला डिमेरिट था, सबसे पहला दोष था, ठीक है। एटम बोले इन्होंने इंडिविजुअल है, इसका डिमेरिट क्या, एटम को तोड़ दिया गया ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो इनका डिमेरिट, लेकिन उस टाइम में बड़ी बात थी, ठीक है। तो एटम क्या, इन्होंने क्या बताया, एटम इंडिविजुअल होता है, मतलब अविभाज्य होता है, इसको हम और तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये इसका डिमेरिट था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाई मेसॉन एंटी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब खोज हो गया। अब इन्होंने क्या बताया, अगला पॉइंट, एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसका मतलब ये तो भाई थ्योरी सही था, एटम को ना तो बनाया जा सकता ना तो नष्ट किया जाता। इसका मतलब पूरे रिएक्शन में जो एटम का जो मास होगा हमेशा कंजर्व रहने वाला, क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला। तो ये जो दूसरा पॉइंट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास क्या करता है, डिफाइन करता है। अगला इन्होंने पॉइंट बताया कि एक तत्व के सभी एटम की प्रॉपर्टी और मास सेम होती है, ठीक है। इन्होंने बोला अगर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, कोई एक तत्व लेते हैं, उसका कोई भी एटम होगा, जितने भी एटम होंगे और जितने भी, तो सॉरी भाई लोग, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी तत्व के जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, उनका जो मास और प्रॉपर्टी सेम होता है, जो कि मतलब इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन ये थोड़ा सा दोष रह गया, मतलब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, तो 1s1 1s2 1s3। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप उसका मास 1 है, दूसरे का प्रोटियम ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम कितना है 3 है। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी क्या हो गया, इनका दोष हो गया। मतलब कहने के लिए जो सारे मतलब सभी एलिमेंट के लिए नहीं, लेकिन जो आइसोटोप और आइसोबार के बारे में था उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब इन्होंने अगला पॉइंट क्या बोला, अलग अलग तत्व के एटम की प्रॉपर्टी और मास अलग अलग होती है, ठीक है, ये भी बात सही है। मतलब अलग अलग एटम अगर एलिमेंट्स है, तो उनके जो एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है, उनका मास और प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ठीक है, सही है। लेकिन ऑर्गन क्या है, ऑर्गन का 18 एटॉमिक नंबर, 40 एटॉमिक मास होता है, और कैल्शियम का 20 होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, 40 होता है। ये देखिए यहाँ, इसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। एटॉमिक देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम है, लेकिन इनका भार क्या है, मतलब मास क्या सेम हो गया, तो इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब अगला पॉइंट है, एटम हमेशा होल नंबर में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। मतलब जो एटम्स होते हैं जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, तो होल नंबर, ये नहीं कि आधा हाइड्रोजन आएगा, नहीं, कंप्लीट हाइड्रोजन जाता है होल नंबर में, ठीक है। अगला है, किसी कंपाउंड में एटम की रिलेटिव संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। किसी भी कंपाउंड में एटम की रिलेटिव संख्या और प्रकार निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे H2O बनाना है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम रहेगा। ये फिक्स है कि हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। इनमें इनकी संख्या क्या रहेगी, फिक्स रहेगी और निश्चित रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इनका छठवां थ्योरी था। और ये किसको डिफाइन करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या करता है, डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो वहां पे बोलता है कि बताइए डाल्टन का ऐसा कौन सा थ्योरी, ऐसा कौन सा नियम है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। ऐसा कौन सा थ्योरी है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है, तो वहां पे लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग को तो ये मतलब तो डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव लिखना है। अगर 9th में हो तो ये चीज आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, एटम क्या होता है, परमाणु जिसे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े ना एटम के बारे में, तो एटम होता है क्या है, एटम सभी पदार्थ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे सेल हमारे बॉडी का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक उसको बोलते हैं जिससे वो चीजें मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे कोई भी पदार्थ हुआ तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, तो एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है।
कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, मतलब जो एटम्स होते हैं ना, या तो मॉलिक्यूल बना के अणु के फॉर्म में रहेंगे, मतलब ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। और इनका एक्सेप्शन क्या होता है, जितने भी नोबल गैस है और इनर्ट गैस। नोबल गैस उनको बोलते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में। जैसे हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, मतलब जो 18वें ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सब क्या होता है, नोबल गैस। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे सबसे अगर छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल पूछा जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे, एटम लगाएंगे, ठीक है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया था। लेकिन अगर मान लीजिए ये पूछा जाए किसी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में पाया था, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम अकेले नहीं पाया जाएगा, ये H2 पाया जाएगा, मतलब अपना मॉलिक्यूल बना के रहेगा। तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारा, एटम। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन उलट दे कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, मॉलिक्यूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉलिक्यूल या फिर अणु लगाएंगे, ठीक है। तो ये एटम के बारे में हो गया। अब एटम की त्रिज्या को हम लोग मेजर किस में करते हैं, नैनोमीटर में। नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लीजिए एलिमेंट की खोज होने लगी तो उनका पहचानने के लिए सिंबल दिएगा ना, कैसे पढ़ेंगे, तो सबका नाम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे, सोडियम ही पढ़ेंगे, तो उनका कुछ सिंबल दिएगा, उनको प्रदर्शित कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया, क्या दिया, मतलब अगर सिंबल ऑफ एलिमेंट को सबसे पहले देने की कोशिश किसने किया, जॉन डाल्टन ने। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने फिगर जैसे मान लिया हाइड्रोजन कैसे बोलते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, सोडियम का कोई और सिंबल दे दिएगा, ठीक है, सोडियम कोई और फिगर बना के दे दिए, तो 118 यूनिट क्या पॉसिबल है फिगर बना के हम लोग समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो बर्जीलियस आते हैं, तो इनका जो थ्योरी था इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। बर्जीलियस ने जो कहा इनको मान लिया गया। बर्जीलियस ने कहा कि किसी भी एलिमेंट के एक अक्षर है उसके दो अक्षर को आपस में जोड़ के क्या बना दिए, उसका सिंबल देते हैं, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का उन्होंने बोला कि भाई ये पहला आइटम ले लो, ठीक है, पहला वर्ड ले लो, अक्षर ले लो, बना दो हाइड्रोजन का सिंबल H, ठीक है, ठीक है। बर्जीलियस वाला क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में IUPAC एक संगठन का नाम है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। प्रेजेंट टाइम में किसी भी एलिमेंट का नाम सिंबल को डिसाइड कौन करता है, IUPAC करता है। क्या करता है, IUPAC करता है। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का HE हो गया। ध्यान रखेंगे जब भी लिखते हैं पहला लेटर हमेशा, पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, जैसे हीलियम का HE लिखना। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, सॉरी भाई लोग, भतीजे आ गए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो किसी भी मतलब एलिमेंट्स का अगर नाम लिखना है तो उनके पहले लेटर को या फिर उनके पहले एक लेटर या दो लेटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें जो पहला लेटर लिखते हैं कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लैटिन जैसे मतलब हाइड्रोजन का तो H ले लिया गया, लेकिन कुछ जैसे सोडियम नाम इसका ना, इसका सिंबल क्या होता है, Na। क्या होता है, Na। अब देखिए ना तो N है इसमें ना तो A, तो ये सिंबल कहां से आ गया, इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उनका लैटिन भाषा का जो लैटिन भाषा में जो बोलते हैं वहां से उनका नाम पड़ा। और इसमें से क्वेश्चन ये पूछता है कि सोडियम का लैटिन नेम क्या है, सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम। क्या है, नेट्रियम। पोटेशियम में क्या है, कैलियम। आयरन क्या है, फेरम। कॉपर क्या है, क्यूप्रम। सिल्वर क्या है, अर्जेनियम। गोल्ड का क्या है, ऑरम। मरकरी का क्या है, हाइड्रोजीरम, ठीक है। लेड का क्या हो गया, प्लम्बम। टिन का क्या हो जाएगा, स्टेनम, ठीक है, स्टेनम। अब इनका देखिए नेट्रियम से क्या हो गया, Na बन गया। कैलियम का K हो गया, पोटेशियम का सिंबल हो गया। आयरन का फेरम से Fe हो गया, क्यूप्रम का Cu हो गया, ऐसे Ag हो गया, Au हो गया, Hg हो गया मरकरी का, और लेड का हो गया Pb, यहाँ देखिए Pb, और यहाँ तक टिन में क्या हो गया Sn, यहाँ तक मिले Sn बन गया, ठीक है। तो ये पूरा मतलब लैटिन नेम से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके आगे क्लास हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें पढ़ना है, हम लोग आगे वाले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। इस क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।